अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 10 जी हमारा याद है जी। कल हम क्या डिस्कशंस कर रहे थे जी? बोलें, बोलो जल्दी करो जी। कल हमने किन किन बातों पे डिस्कशन कर ली थी? कैश बुक जी। हमने कहा था जी, वो प्रॉपर हमने ये देखा था जी कि अगर एक का बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा होगा, दूसरे का क्रेडिट साइड पे। ऐसी है जी। कैश बुक में अगर कोई चीज डेबिट साइड पे होगी तो बैंक स्टेटमेंट में वही चीज क्रेडिट साइड पे। और अगर कैश बुक के अंदर कोई चीज क्रेडिट साइड पे होगी तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे। ऐसी है सर। और जी कैश बुक जो है इसका बैलेंस क्या है जी? डेबिट बैलेंस होता है ना। कस्टमर के लिए तो डेबिट बैलेंस है, जो कस्टमर डॉक्यूमेंट बनाता है उसे कैश बुक कहते हैं, बैंक बुक कहते हैं। और जी कस्टमर के लिए तो रिसीवेबल फ्रॉम बैंक होगा, यानी एसेट, डेबिट नेचर। और यही चीज बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? वो कहेगा जी पेएबल टू अकाउंट होल्डर, यानी बच्चों लायबिलिटी नेचर क्या? क्रेडिट। क्या बच्चों? और बात समझ गए हो? डन भाई। ओके सर। अच्छा जी, फिर आपसे ये अर्ज की थी, अगर दोनों के अकाउंटेंट्स ने सही काम किया है, बिजनेस के भी और बैंक के भी, तो भैया मुझे बताएं बैलेंस फिर बराबर आ रहा होगा, इक्वल होगा, लेकिन ऑपोजिट इन। शाबाश। ऐसे ही है जी। फिर उससे बाद हमने ये बात करना शुरू कर दी थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर कि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि कैश बुक का बैलेंस बराबर नहीं आता, इक्वल नहीं आता। किसके? बैंक स्टेटमेंट के। उसकी फिर वजूहात में हमने सबसे पहली वजह यह पढ़ी थी कि बिजनेस के अकाउंटेंट ने क्या किया? एरर किया। क्या किया बच्चों? जी, एक इनकम थी, उस रसीद थी बच्चों, उसको किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब भी कैश बुक में गलती होगी तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी। और कल हमने कई एग्जांपल्स ऐसी हमने करवाई थी, हमने डिस्कस की थी क्लास के अंदर। जो एंडिंग पॉइंट यानी क्लोजिंग बैलेंस होगा किसका भाई? कैश बुक का, वो एडजस्टेड कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। सही है सर। और अगर रिसीट किताबों में रिकॉर्ड नहीं की तो रिकॉर्ड कर दें। डेबिट साइड को रिसीट साइड कहते हैं। सही है बच्चों। और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड कहते हैं। ओके भाई। अच्छा जी। उसके बाद बच्चों अगर कोई पेमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं की तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे? एडजस्टेड कैश बुक में, पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। एक स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट आपको समझाई थी। ये क्या होती है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट? ये अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्शंस देता है बैंक को जी कि आपने फलां पार्टी को, फलां बंदे को एक स्पेसिफाइड अमाउंट, फिक्स अमाउंट, खास अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो उसको आपने रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है जी, इधर लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है जी एक टाइम पीरियड है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। ये पेमेंट आपने उसको करनी है। अब बैंक ने तो काम कर लिया होगा, सही है सर, लेकिन बिजनेस के अकाउंटेंट को याद भूल गई बच्चों। अब देखिए एक पेमेंट है, इसकी वजह से बैलेंस क्या होगा? कम होगा। तो अब एडजस्टेड कैश बुक में किस साइड पे लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड पे। ये बोल्ड किया हुआ है। ओके भाई। फिर एक लफ्ज है जी डायरेक्ट डेबिट का। क्या बच्चों? ये हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बैंक ने हमें डायरेक्टली डेबिट कर दिया, अगर बैंक ने डेबिट किया तो हमें क्या करना चाहिए था? उल्टा क्रेडिट, यानी खुद को कम, अपने एसेट को कम करना चाहिए था। बैंक ने अपनी जिम्मेदारी कम कर दी। लेकिन अगर ऐसा हमने नहीं किया बच्चों, तो अब क्या करना पड़ेगा? अपने बैलेंस को कम करना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे। अब इन दोनों में कल भी समझाया था, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट में और डायरेक्ट डेबिट में फर्क होता है। क्या होता है भाई? क्या फर्क है? उधर फिक्स अमाउंट है, इधर वेरिंग अमाउंट है। ये बोल्ड किया हुआ है आपके लिए। सही है सर। फिर एक है जी डायरेक्ट क्रेडिट। क्या है बच्चों? जी, बैंक ने डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया। और इसका दूसरा मतलब ये होता है हमने नहीं किया, इसी वजह से तो डिफरेंस आ रहा है ना। हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है? बैंक ने क्रेडिट कर दिया, क्या किया जी? जब बैंक हमें क्रेडिट करेगा हमें खुद को क्या करना है? डेबिट, यानी हमने अपना बैलेंस बढ़ाना है। सही है ना। बैंक ने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी। ओके भाई। अगर हमने अपना बैलेंस नहीं बढ़ाया तो अब मुझे बताओ किस साइड पे जाकर रिकॉर्डिंग कर लोगे? और सॉरी पोस्टिंग करोगे। शाबाश। एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट साइड पे। ओके सर। ओके बच्चों। फिर आपको बताया था वो बैलेंसिंग एरर, कास्टिंग एरर समझाए थे। जिस साइड पे मसला होगा उस साइड पे जाकर रिकॉर्डिंग कर लो। सही है। और अगर कभी ऐसा हो कि जी कहता जी रिसीट साइड अंडर स्टेटेड है तो रिसीट साइड पे वजन डाल दो। अगर कहता है जी पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड अंडर स्टेटेड है तो एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे वजन डाल दो। ओके बच्चों। ओके है सर जी।
और अगर कहता है रिसीट साइड यानी डेबिट साइड पे 23 रुपीज आने थे, आपने 32 लिख दिए, अब आपने ज्यादा लिखा है डेबिट या रिसीट साइड पे। ये कल सारी बातें हमने की थी, आज मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। अब क्या करेंगे, 9 रुपीज किधर लेके जाऊं मैं जी? कहता है जी इस साइड पे आपने, इस साइड पे आपने क्या किया, ये है जी एडजस्टेड कैश बुक, सॉरी ये है जी कैश बुक। क्या है बच्चों? कैश या बैंक बुक। इधर आने चाहिए थे 23, आपने लिख दिए बच्चों 32। अब एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, क्या करना है? जब बनाएंगे तो बताएं बच्चों, इधर आप स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे एक, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा। एडजस्टेड कैश बुक जब बनाएंगे तो कैश बुक का जो क्लोजिंग है वो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। और क्या करेंगे, 9 रुपए को क्या करें, ज्यादा आपने रिकॉर्ड किया है ना किस साइड पे, डेबिट यानी रिसीट साइड पे, इसे अब कम करना। इधर से ये तो नहीं कर सकता मैं, क्या करूं फिर, उल्टी साइड में। ओके ओके ना। फिर एक एग्जांपल ये करवाई थी दी, ये वाली बच्चों, ये वाली ये एग्जांपल ये थी कि एक चीज ने आना, फॉर एग्जांपल जी किस साइड पे था, कहता रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन रिसीट साइड। कहता है पेमेंट थी, पेमेंट को किस साइड पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। कहता आपने रिसीट रिकॉर्ड कर ली यानी डेबिट साइड पे। अब बच्चे दो काम करने पड़ेंगे, डबल से इंपैक्ट आएगा, कल समझाया था ये। ओके जी, ओके सर, ओके सर। अच्छा अब आ जाए बच्चों आप इधर, डिसऑनर्ड चेक या कैंसल्ड चेक। क्या बच्चों जी, मुझे ये बताएं जी, ये बताएं जरा जी, मुझे ये बताएं, एक चेक है जी, क्या है बच्चों, कस्टमर ने हमें चेक दिया, क्या दिया बच्चों? जैसे ही कस्टमर ने चेक दिया होगा, बिजनेस के अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी, अपने बैलेंस को बढ़ा ले। क्या करे बच्चों जी, कस्टमर ने चेक दे दिया, हमने एंट्री, बिजनेस के अकाउंटेंट को क्या एंट्री करनी चाहिए बताएं? बैंक बैंक और जी सेल्स कहां से, कस्टमर से पैसे मिले हैं जी, वो तो कर लिया होगा ना हमने, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट जी। अब उससे पैसे मिले, बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल, या जो भी आपने लिखना बाहर, कितने से? ओके जी, लें सर, ओके डन। अच्छा अब बच्चों जो चेक मिला ना, चेक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फौरन रिकॉर्डिंग कर ले जी, कर ली उसने। अब उस चेक को, भाई ऐसा ही होता है ना, जब चेक मिलता है हम बैलेंस को बढ़ाते हैं, बैंक में जाकर कैश करवा लेंगे उसको। अब जब बैंक में चेक लेके गए ना, तो बैंक जब कैशियर था उसने जब चेक देखा, उसने देखा जो 100 रुपए की अमाउंट है ना, अंग्रेजी में लिखी है जी 1000 और नंबर्स में लिखी है 100, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। वो कहता यार ये तो चेक सही नहीं है, इस चेक में मसला है। क्या है जी, मुझे बताएं, इस चेक को क्या बैंक वाला ऑनर करेगा? ऑनर करेगा बच्चों, यानी कैश कर नहीं। दूसरी बात, भैया जो साइन थे ना ऊपर चेक के, वो सिस्टम में भी बैंक के पास एक साइन होते हैं, वो वाले साइन जो सिस्टम में बैंक के पास हैं और जो उस चेक के ऊपर हैं, आपस में दोनों एग्री नहीं कर रहे, दोनों में डिफरेंस है। क्या बैंक वाले को चाहिए कि वो ऑनर करे उस चेक को? ऐसे ही है सर, बारिश हो रही थी बच्चों, चेक ही भीग गया, अब समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, चेक खराब हो गया बच्चों, क्या बैंक वाला ऑनर करेगा? क्या बैंक वाला ऑनर करेगा? जिस बंदे से पैसे लिए हैं उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े हुए, बैंक वाला क्या अपने पल्ले से देगा? बताएं शाबाश, क्या बैंक ऑनर करेगा? बोले शाबाश, करेगा। भाई ये होते हैं जी, बैंक कहेगा कि सर मैं इस चेक को ऑनर नहीं कर सकता, मैं इस चेक को ऑनर नहीं कर सकता। वैलिड रीजन है कि बिला वजह बैंक कह रहा है जी? वैलिड रीजन है। क्या है? अच्छा अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर तो आपने ये काम किया और बैंक ने ऑनर भी कर दिया तो ये एंट्री ठीक किया आपने, फिर बेहतरीन सीन हो गया। ये मैंने रिसीट के केस में की है, किस केस में की है बच्चों?
लें जी। अब मुझे बताओ बच्चों, अगली बात बताओ, शाबाश, जरा गौर फिक्र करके बतानी है। अब जब आपने अपने बैलेंस को बिला वजह बढ़ाया, क्या बैंक ने भी आपको बढ़ाया? और मुझे बताएं, ये मसला आपका है या बैंक का है? हाँ, बैंक की गलती नहीं है इसमें, बैंक का कोई मसला नहीं है, चेक का मसला है। आपको क्या करना पड़ेगा? अब दोबारा रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अपने बैलेंस को क्या कर लो बच्चों, कम करें। क्या करें भाई? बैंक में तो पैसे आए नहीं है, और बात समझे हैं? डेबिट कर लें। और क्रेडिट किसको करें? बैंक बैलेंस को। क्या करें बच्चों जी? बैंक में तो पैसे ही नहीं आने, और नहीं आने ना। सही है सर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये परमानेंट डिफरेंस है आपका और किसका? बैंक का। और बैंक अपनी जगह बिल्कुल क्या है? ये बैंक ने डिसऑनर कर दिया। क्या कर दिया? स्पेल क्या है भाई अब इसके? ओके सर, क्या कर दिया बैंक ने? डिसऑनर कर दिया। क्या कर दिया? बैंक ने बिस्ती कर दी है। क्या कर दी है बच्चों जी? बैंक ने क्या कर दी है बच्चों जी? बिस्ती कर दी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अकाउंटेंट जो है बिजनेस का, वो दो काम करेगा। क्या करेगा? पहले तो वो इन्फॉर्म करेगा इस बंदे को जिससे उसने पैसे लेने थे, वो कहेगा यार ये चेक क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया है? इस चेक को आप कैंसिल करो। क्या करो? और नया चेक इशू करो। और क्या करो? ये बात समझ आती? ये बात समझ आती? एक तो ये काम करेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा। किसको? बैंक को नहीं, जिससे चेक लिया। और दूसरा काम ये रिवर्स एंट्री कर देगा, जो पहले की थी डिसऑनर के केस में, उससे रिवर्स एंट्री कर देगा। क्या कर देगा बच्चों जी? ये एंट्री जल्दी से लिखें। ये एंट्री, आपका सवाल है कोई जी? जी, तो वो कैंसिल कर देगा, दोबारा दे देगा चेक। उसके अकाउंट से कौन सा दो दफा पैसे जाने हैं? अभी कैंसिल हो जाएगा ना भाई जी। कैंसिल का मतलब क्या होता है? बस खत्म हो चेक, खत्म। बैंक के रिकॉर्ड्स में भी, आपकी चेक बुक से भी। ये डिसऑनर में करनी है भाई। जो पहले काम किया था ना, अब उससे उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसे कहते हैं ये डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री होगी। पहले आपने बैलेंस बढ़ाया था, अब बैलेंस क्या कर दो? सही है ना? असल में तो ये एंट्री सीखनी है ना, बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। ये तो खैर मैंने ऐसे डेबिट क्रेडिट सिखाया। और बात समझे हो साइंसदानों कि अगली भी गई? जी, पेमेंट के केस में क्या होता है बच्चों, बताओ। हमने किसी को चेक दिया जी, बताएं जी, बिजनेस के अकाउंटेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है? वो कहेगा मेरी लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है? और बैंक बैलेंस लें सर। ये अकाउंटेंट की बिजनेस की जिम्मेदारी। अब जब बैंक में गए तो जो ऊपर बातें बताई वही सारी ये हैं। बैंक ने डिसऑनर कर दिया। क्या कर दिया? बताएं एंट्री क्या होनी है? बताएं जी क्या एंट्री? अब आपको अपने बैलेंस को, जो आपने कम किया, बैंक ने तो नहीं किया ना। क्या करें अपने बैलेंस को? जी, और ठीक है बच्चों। ओके जी, डन और डन। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया तो हाथ खड़े कर दें, शाबाश। जिसने नोट कर लिया वो हाथ खड़ा कर दे जी। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई मेरे कि पाकिस्तान के अंदर ना जो चेक है ना, चेक,
ये 6 महीने के अंदर अंदर ना आप इसे क्या करवा सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं बच्चों, कैश। 6 महीने जब गुजर जाते हैं, बाय लॉ ऐसा है, आप पढ़ेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर बी लॉ में जाके इंशाल्लाह कैफ में। 6 महीने जब गुजर जाते हैं ना बच्चों, और आप इसे कैश नहीं करवाते, तो वो चेक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, इसे कहते हैं टाइम बार्ड चेक। क्या कहते हैं, एक चेक का टाइम है 6 महीने, कितना है बच्चों, और अगर 6 महीने बाय लॉ, लॉ में लिखा हुआ है, अगर 6 महीने गुजर गए तो अब ये चेक कैश नहीं हो सकता। सही है सर। तो जो एंट्री आपने शुरू में की होगी उससे रिवर्सल एंट्री आपको करनी पड़ जानी है, ये डिसऑनर वाली। ओके भाई, सही है सर। इसे कहते हैं टाइम बार्ड। क्या कहते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, पोस्ट डेटेड चेक्स। कभी कभी ऐसा होता है, एक तो है ना चेक के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद इसने क्या हो जाना है, टाइम बार्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं जी, आपने बैंक को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये पैसे आपने मेरे अकाउंट से कम करने हैं, फलां के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं 10 दिनों के अंदर अंदर। कितने दिनों के अंदर, अगर वो बंदा चेक ही लेके नहीं जाता जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो भाई टाइम कितना था, अब वो 10 दिन अगर गुजर गए तो इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं, जो तारीख थी वो गुजर गई है, क्या हो गई है बच्चों, गुजर गई, पोस्ट डेटेड गुजर गई है। क्या है बच्चों जी, अब आप इधर आए, मैं सब पढ़ाता हूं, अभी रुके, पहले पढ़े डिसऑनर। कहता है ड्यू टू इनकरेक्ट नेम, नाम अगर गलत है, नाम अगर गलत लिख दिया, सही है ना, स्पेलिंग है जी, क्या उसका नाम है जी अकबर, अब सिस्टम में कुछ और आ रहे हैं, इधर चेक में कुछ और है। सही है सर। कहता इनकरेक्ट अमाउंट, अमाउंट गलत है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, कहता बैंक विल नॉट एक्सेप्ट द चेक, सो शुड बी रिवर्स्ड इन द। अब रिवर्स का मतलब क्या है भाई, जो शुरू में एंट्री की उससे रिवर्स कर देना है आपने। अगर शुरू में आपने बैंक को बढ़ाया, अब कम कर दें, अगर बैंक को शुरू में कम किया तो अब क्या कर दो, इन केस। कहता आगे समझाया भी है जी, कोशिश किया समझाने की। इन केस चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज इनिशियली रिकॉर्डेड ऑन, किधर किस साइड पे बच्चों जी, कहता ऑफ कैश बुक, कहता ड्यू टू रिवर्सल, अब क्या करेंगे, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ओके बच्चों। और कहता वाइल इफ इशुएंस टू सप्लायर, कहता अगर आपने चेक इशू करना सप्लायर को, अकाउंटेंट ने शुरू में क्या किया होगा, अपना बैलेंस कम किया होगा, अब क्या करें, कहता जब डिसऑनर हो गया तो कहता इनिशियली उसने अपना बैलेंस कम किया होगा पेमेंट साइड पे, अब क्या करें, कहता दीज आर नाउ रिकॉर्डेड ऑन उल्टी साइड। ओके बच्चों, रिवर्स कर दें। ओके सर, ओके सर, डन। ये डिसऑनर का कॉन्सेप्ट है, चेक डिसऑनर हो सकता है ना जी। आगे आ जाइए, पोस्ट डेटेड जी, ये जिस तरह आपको समझाया, कहता ये बिल्कुल डिसऑनर है ना, अगर चेक पोस्ट डेटेड है या टाइम बार्ड है, तो भाई उसका टाइम गुजर गया ना, आपने शुरू में अपने बैलेंस को कम किया, अब बच्चों टाइम बार्ड हो गया या हो गया पोस्ट डेटेड, तो भाई मुझे बताएं क्या बैंक ऑनर करेगा, क्या बैंक ऑनर करेगा, जो आपने शुरू में किया उसे रिवर्स कर दो काम। डन। कहता आफ्टर सर्टन पीरियड, इधर सर्टन पीरियड है, इधर स्पेसिफाई नहीं, इधर 6 महीने का लफ्ज नहीं है। और बात समझी हो, जिस तरह आपको समझाया था ना डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, उन दोनों में फर्क क्या है, उधर फिक्स अमाउंट थी स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट में, और डायरेक्ट डेबिट में वेरिंग अमाउंट थी। ये दोनों भी सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। इधर बच्चों सर्टन या स्पेसिफिक डेट इज नॉट, इधर टाइम पीरियड नहीं मेंशन 6 महीने या फला, आफ्टर सर्टन स्पेसिफिक डेट, कहता जी हो सकता है महीना हो सकता है 10 दिन हो सकता है 15 दिन हो, चेक इज नॉट वैलिड आफ्टर डेट डेट इफ एनी अमाउंट रिलेटेड टू पोस्ट डेटेड चेक्स, तारीख गुजर गई, कहता हैज रिकॉर्डेड इन कैश बुक आइदर इन डेबिट और क्रेडिट साइड। कहता अगर शुरू में आपने उसे रिसीड रिकॉर्ड किया था, यानी डेबिट साइड पे बैलेंस बढ़ाया था, अब क्या कर दो, और अगर शुरू में आपने उसे कहा था जी कि हमारा इससे बैंक बैलेंस कम होगा लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं, अब क्या कर दो, अब अपना बैलेंस बढ़ा दो। ओके बच्चों जी, इधर आ जाए, टाइम बार्ड क्या है, कहता जी ये चेक बिकम टाइम बार्ड, क्या बच्चों, आफ्टर 6 मंथ्स, क्या ये याद करना, आफ्टर, बाकी सारी बातें वही हैं, हैव पास फ्रॉम द डेट मेंशन ऑन इट एंड द बैंक माइट नॉट पे इट, अब बैंक ने तो नहीं देने ना एनी मोर, कहता देयर फॉर दीज आर इधर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट, और कहता जी बिल्कुल उसी तरह अगर आपने अपने बैलेंस को कम किया था अब क्या कर दो, बढ़ा दो, और अगर पहले बढ़ाया था अब क्या कर दो जी, कहता एंड रिवर्सल इज टू बी रिकॉर्डेड, रिवर्सल का मतलब उल्टा काम कर दो। इधर तक मसला
डन बच्चों, लिंक करके चीजें पढ़नी है ना इंशाल्लाह हमने। आगे जी, एग्जाम टिप कहता ऑल एरर या एडजस्टमेंट्स मेड बाय बिजनेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द एडजस्टेड। ओके सर, ओके बच्चों, ओए ओके है साइंसदानों, ओके सर। अच्छा, अब पहले मैं आपको ना एडजस्टेड कैश बुक बताऊं क्या होती है जी। कहता है जी दिस इज द ट्रू बैलेंस, दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग एरर या आफ्टर इन। इसका मतलब है अगर गलत बैलेंस आ रहा है तो उसको सही करने के बाद जो अब बैलेंस आएगा वो क्या है, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ना। कहता है जी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द एरर्स एंड ओमिशंस, एरर का मतलब गलतियां, ओमिशन का मतलब अगर कोई चीज आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, इन द कैश बुक कहता हैव बीन करेक्टेड एंड कहता दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रू बैलेंस ऑफ। अब सुन ले मेरी बात बहुत तवज्जो से, पहले ये पढ़ लें। कहता है दिस इज द अमाउंट टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इधर देखें जी, निशान लगा लें, अगर आपने कोई हाईलाइट करनी है चीज तो कर लें। अब ये ट्रू बैलेंस का मतलब क्या है ये समझाने लगा हूं। आज आप खुश है ना कि संडा कह रहा हूँ, संडे वाले दिन आपकी क्लास तो माशाल्लाह पता लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं जी। उम्र तुम्हारे, इसके अलावा उम्र के अलावा कोई ओपिनियन देगा अपनी जी, है ना, पता लग रहा है कि वाकई सीए के स्टूडेंट्स हैं हम। एडिटिंग भाई आज भी जाना है आपने, वो एडिटिंग किधर करते हो, छुट्टी आज घर ही करते हो। अच्छा चलें जी, आज आपने घर वालों को कॉल पे बताया होगा कल हमारी क्लास है, वो घर वाले। अच्छा नहीं तो उनको घर बता के आए होगे, उड़ के तो नहीं आ गए, घर वालों को बता के आए होगे ना किधर जा रहा हूँ। तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था फिर, क्या कहते, कहते संडे को भी क्लास है, फिर आपने क्या कहा, आपने कहा हम आई एम डूइंग सीए। वो आपने वो स्टेटस तो नहीं लगाया, वो स्टेटस कहता हूँ आपने बायो में तो नहीं लिखा होगा आई एम डूइंग सीए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। नजर लगने के लिए भी कोई आगे चाहिए। चलो चलो बात छोड़ो 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 छोड़ो, समझ गए। अच्छा इधर देखो बच्चे, इधर देखो, चलें जी। अच्छा आपके घर वालों में से किसी के एक घर वालों ने ये कहा कि बेटा रहने दो, पढ़ने को दफा करो, छोड़ो एम क्या करना क्लास ले, किसी किसी ने मना किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं आपको मना किया होगा। इसका मतलब है मना बड़े किस बात से करते हैं, बुरी बातों से, तो ये अच्छी बात है। क्या है बच्चों जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, करंट एसेट। क्या बच्चों भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट आते हैं ना। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब मेरे पास नॉन करंट एसेट्स नहीं है, उसका डेटा नहीं है बच्चों, बाकी चीजें नहीं है, तो मैं एसओएफई में सिर्फ क्या लिखूंगा, अगर 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 इस चैप्टर से रिलेटेड, सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बच्चों करंट। अच्छा करंट एसेट्स में से भी कौन से वाले, ये बैंक, बैंक का मतलब बैंक बैलेंस। क्या बच्चों अब ना तीन बातें हैं, क्या है बच्चों। अब आपको पता है एक बैलेंस आपके पास शायद आ रहा हो, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बच्चों ये है जी फॉर एग्जांपल 9000 का, कितने का। अब ये समझे जी आपके पास एमसीक्यूज आ गया। दूसरा आ रहा है बैलेंस एज पर जी, ये है जी आपके पास अल्लाह भला करे 8500, कितना। और तीसरा आ रहा है बैलेंस एज पर ये आ रहा है मेरे भाई 8700, कितना बच्चों बताएं। पेपर में क्वेश्चन आ गया, कहता जी आपने किस बैलेंस को इधर लेके जाना है, इधर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इधर तीनों में से बताएं जी। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को नहीं, बैंक तो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे बना रहा होता है भाई, उनसे भी गलती हो सकती है। बैलेंस एज पर इसको कहते हैं दिस इज द अमाउंट टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ करंट एसेट। सही है बच्चों, एज अ बैंक बैलेंस। सही है भाई, सही है सर, ये हमेशा याद रखना है, इसलिए इसको ट्रू बैलेंस भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं।
जी ये कहीं लिख लेना, ऐसे सर हिला रहे हैं, लिख लो। जो बातें नहीं लिखने वाली वो आप लिखते हैं साथ साथ लेक्चर में, जो ऑलरेडी किताब में लिखी हुई है, और जो लिखने वाली है वो। जी सर, ओके सर, हाँ जी। हर बात में नहीं कहते यस सर, यस सर, समझ ना जी। कौन घर बता के है कि आज पता कोई नहीं है कितने बजे आना है? मैं जुनून का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं। जी लिख लिया तो फिर इस तरह हाथ भी खड़ा कर देते हैं कि सो गए हो। जी बच्चों लिख लिया, डन। अच्छा ये पेपर में ना एमसीक्यूज आ जाता है इस तरह, तो आपने ये इस तरह की चीज़ें भूलनी नहीं है। ले सर चले नहीं, बस बहुत शुगर मिल रहा हो गया जी। समझ आ गई बच्चों ये क्या लिखना चाह रहे हैं? ट्रू बैलेंस का मतलब क्या है जी? एडजस्टेड बैलेंस कहता है जी ऑफ कैश बुक एंड दिस इज टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ। अब देखें जी आगे क्या कहता है, अब आपको हम बताते हैं फॉर्मेट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। क्या बताते हैं बच्चों? अब इधर देखें मेरे साथ, इधर सुने। कहता जी ये है जी अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? डिविडेंड इनकम होगी, रिसीड होगी। बच्चों क्या इससे बैलेंस बढ़ेगा? अगर बैंक ने हमें डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया तो हम खुद को क्या करेंगे बोलो? बढ़ाएंगे बैलेंस। डेबिट साइड अगर अंडरस्टेटेड है तो वो क्या होगा बच्चों? अपना बैलेंस बढ़ाएंगे। और अगर क्रेडिट साइड पे ज्यादा आ रहा है कुछ तो इधर आ जाएगा बैलेंस। कहता टाइम बार्ड चेक्स बच्चों, कहता क्रेडिटर को हमने ना पेमेंट करनी थी, हमने जैसे ही चेक दिया हमने अपने बैलेंस को कम कर लिया, लेकिन वो टाइम बार्ड हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, बैलेंस बढ़ा लोगे? अब जितनी चीजें मैक्सिमम आ सकती थी लिखने की कोशिश की है ताकि आप पे कुछ ना छोड़ा जाए जी। अगली बात पढ़ लो बच्चों। अच्छा इसको ना भी फिलहाल पढ़ें, इसको ना पढ़ें फिलहाल, हमें ना परेशान ना हो जाए, समझाता हूँ बाद में। बैंक चार्जेस की वजह से बैलेंस कम होगा, अगर नहीं रिकॉर्ड किए तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस मार्कअप, एक ही चीज के दो नाम जी। बैलेंस कम होगा जी बैंक का, बैंक बैलेंस हमारा। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स या डायरेक्ट डेबिट की वजह से बैलेंस कम होगा। डेटर डिसऑनर का मतलब क्या है? जब हमने डेटर्स ने हमें चेक दिया होगा, हमने कहा जी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, अब डिसऑनर हो गया तो रिवर्स करना है ना, तो बैलेंस क्या होगा बच्चों? कम होगा। क्रेडिट साइड अगर अंडरस्टेटेड है तो बच्चों बढ़ाओ ना पेमेंट साइड को, और अगर डेबिट साइड ओवरस्टेटेड है तो उधर नेगेटिव नहीं लिख देना बोंगो की तरह, इस साइड पे लेके आना है उसे। ओके बच्चों, और ये बैलेंस आके बाद एडजस्टेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभी ये बताता हूँ ये क्या है जी। इधर तक बातें समझ आई आपको? एडजस्टेड कैश बुक में मैक्सिमम क्या चीजें आ सकती हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया ना? ओके जी। अच्छा अब ना सर ये तो बहुत बड़ा मसला है कि हमने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, हमने किसी बंदे से पैसे लेने हैं जी, और हमारा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ। अब बाद में जाके ये पता चले अगर हमें कि ये चेक डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े हुए, या कोई और वह फनकारी कर ले, तो सर देखे ना ये तो मसला बन जाएगा। ये तो क्या उसका नाम है, इसका कोई हल नहीं है जी। हल है इसका, हल इसका ये है, आप अगले बंदे से ना चेक ना लें, आप अगले बंदे से चेक आप बनवाएं उससे पे ऑर्डर। क्या बच्चों? पे ऑर्डर अब क्या होता है ये समझाने लगा हूं मैं। आप ना ऐसा एग्रीमेंट कर लें अकाउंट होल्डर के साथ, आप उसे कहें यार देखो मुझे तुम गारंटी दो। कहता किस चीज़ की? आप कहते नहीं गारंटी मुझे इस चीज़ की दो कि ये डिसऑनर नहीं होगा चेक। क्या बच्चों? मतलब तुम्हारी वजह से डिसऑनर नहीं होगा, मेरी अपनी हरकतों की वजह से हो जाए तो वो एक अलग बात है, नॉर्मली ये डिसऑनर नहीं होगा। वो कहता यार क्या चाहते हैं आप कहते हैं जी मुझे बैंक से लिखवा के दो कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, यानी बैंक गारंटी दे दे। क्या कर दे? बैंक गारंटी दे दे। जब बैंक गारंटी दे देगा तो मेरा ख्याल है कि फिर डिसऑनर होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना फिर इसमें। अगर उसमें होता क्या है,
वो जिस तरह चेक है ना, वो भी इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट बनता है, लेकिन पहले एग्री कर लिया जाता है अमाउंट, जिसने पैसे लेने हैं वो भी इस पे साइन कर रहा होता है, जिसने पैसे लेने हैं वो भी इस पे क्या कर रहा होता है, तारीखें भी लिख ली जाती हैं वक्त से पहले ही, प्री प्रिंटेड इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले ही सब कुछ एग्री हो जाता है। सही है सर, कि इस तारीख को मैंने पैसे निकलवाने हैं, पहले सब कुछ एग्री हो गया, और उसकी जिम्मेदारी किसने ले ली बच्चों, बैंक ने। अब जब सब कुछ पहले तय हो चुका है, अब मुझे बताएं बच्चों, बैंक ने उस चीज की जिम्मेदारी भी ले ली है, अब डिसऑनर होने का कोई कॉन्सेप्ट बनता है, डिसऑनर का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। सही है सर। अच्छा अब आप इधर आएंगे, डिसऑनर कहता पे ऑर्डर क्या है, कहता इशूड बाय बैंक, कहता ये जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ, क्या बच्चों, किसके बिहाफ पे, हर बंदे को बैंक पे ऑर्डर खुद दे देगा ना, हर केस ना ना ना, कि अकाउंट होल्डर अगर कहेगा, तो अकाउंट होल्डर कहेगा कि सर देखें मैंने जिसको पैसे देने हैं ना, वो कहता, नॉर्मली जब आप बड़ी बड़ी पेमेंट्स कर रही होते हैं ना, तो पे ऑर्डर बनवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, इसमें डिसऑनर का चांस नहीं होता। और दूसरा सिंपल सी बात है, ट्रस्ट एलिमेंट जो है ना वो भी इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू चेक, होता वही सब कुछ है लेकिन प्री प्रिंटेड हो जाता है ना। कहता जी स्टेटिंग एन ऑर्डर, इशू कौन करेगा, बैंक, किसके कहने पे, स्टेटिंग एन ऑर्डर, कहता टू पे, क्या लिखा होगा उस पे, स्पेसिफाइड अमाउंट, ये वेरिंग अमाउंट नहीं होगी, इधर क्या होगी बच्चों, चेक में तो कोई भी अमाउंट हो सकती है, इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट होगी, क्या होगी जी, कि मैंने अगले बंदे को ये घर बेच दिया, ये बेचा जी 50 लाख रुपए का, मैंने उससे 50 लाख लेने हैं, उसके ऊपर लिख दिया जाएगा उस पार्टी का नाम, अमाउंट, तारीख, क्या बच्चों, और बैंक गारंटी देगा कि वाकई ही इसके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। सही है सर। कहता जी स्पेसिफाइड अमाउंट होगी, और पर्सन भी क्या होगा बच्चों, स्पेसिफाइड होगा, क्या होगा बच्चों, कहता ए पे ऑर्डर इज प्री प्रिंटेड, पहले 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 सब कुछ तय हो जाता है, विद द वर्ड नॉट निगोशिएबल, विद द वर्ड, अब ये नॉन निगोशिएबल क्या है समझिएगा जरा, चेक है ना जी, इन्होंने इन भाई को चेक दे दिया और अमाउंट लिखी हुई थी उस पर, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये मैंने किसको चेक दिया, तो इनके पास राइट है ये चेक इनको दे सकते हैं आगे, इन्होंने इनके पैसे देने थे, भाई ने इनके पैसे देने थे 50,000, कितना, और इन्होंने आगे इनके 50,000 देने थे, तो इन्होंने इससे चेक लिया और इसको आगे दे दिया भाई को, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल ठीक है, बाय लॉ लीगली 100% ठीक है ये। अगर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि चेक में नाम नहीं लिखा, तो ये आगे ट्रांसफर कर सकते हैं चेक को, चेक ट्रांसफरेबल है, क्या है बच्चों, निगोशिएबल है, क्या है, एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है। आप मुझे खुद बताएं क्या पे ऑर्डर आगे निगोशिएबल है, पे ऑर्डर ट्रांसफरेबल है, कि भाई आपने जब स्पेसिफाई कर दिया अगले बंदे का नाम, ये ना खास मौकों पे बनता है पे ऑर्डर, हर दफा पे ऑर्डर नहीं बनाया जाता, ये किसी खास मौके पे बनता है, और बात समझे हैं जी। कहता जी ए पे ऑर्डर, अगर एक बंदा कहता जी मैंने ना चेक आगे किसी को देना है तो मुझे पे ऑर्डर बना दो, आपने कहना भाई, और सॉरी, एक बंदा कहता है जी मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना दो जो आगे ट्रांसफरेबल हो, मैंने अगले बंदे को ट्रांसफर करना है, तो फिर पे ऑर्डर बनेगा, फिर चेक होगा, सही है ना। कहता ए पे ऑर्डर इज प्री प्रिंटेड विद द वर्ड देयर इज नो चांस ऑफ डिसऑनरिंग एज द अमाउंट इज पहले ही तयशुदा सब कुछ, वंस इशूड पे ऑर्डर इज वैलिड फॉर अ सर्टन पीरियड, बच्चों क्या इस पे तारीख लिखी होती है, इस तारीख को पैसे चाहिए, इस पे तारीख लिखी होगी, क्या होगी बच्चों, ये नहीं होगा कि ये जिस तरह चेक था, चेक नॉर्मली कितने टाइम के लिए वैलिड है, नॉर्मली 6 महीने के लिए, शाबाश, उसके बाद फिर टाइम बार्ड हो जाएगा, सही है, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इधर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सर्टन पीरियड के लिए वैलिड होगा, सही है बच्चों, इस पे लिखा होता है सब कुछ, ये बात समझे हैं बच्चों, ये बात समझे हैं जी, और बात समझ गए हैं, चलें अब इसको पढ़ लें, शाबाश, पे ऑर्डर को, पे ऑर्डर को पढ़ें शाबाश, फिर मैं 2-3 सवाल पूछता हूं ना, फिर 2 सवाल पूछूंगा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जी। जी बच्चों पढ़ लें, पढ़ के हाथ खड़ा कर दें। जी जी, प्रीपेड का मतलब है सब कुछ पहले से तयशुदा है, डिसाइडेड कर लें आप इसको ना, पहले ही सब कुछ लिख दिया जाता है उसके ऊपर, साइन शाइन भी हो जाते हैं, पार्टीज एग्री भी करते हैं, सब कुछ हो जाता है, बस पेमेंट की जो डेट होती है वो 2-4 दिन आगे होती है या फिर उसी दिन हो जाएगी। ओके बच्चों, डन सर जी। जी अब मैं आपसे सवाल पूछूं, सवाल पूछूं,
बताएं जी, अगर आप चाहते हैं जी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिसऑनर ना हो, तो बताएं जी कौन सा डॉक्यूमेंट होगा वो, चेक या पे ऑर्डर? शाबाश, वेल डन। क्या पे ऑर्डर निगोशिएबल या ट्रांसफरेबल है? ये वेरिंग अमाउंट के लिए होता है भाई, उसमें अमाउंट आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ये जिस मर्जी को दिया जा सकता है। अच्छा बच्चों, आप देखो इसको ना पढ़ लेना ना, स्पेसिफाइड अमाउंट और स्पेसिफाइड पर्सन जी, और नॉन निगोशिएबल और नो चांस ऑफ डिसऑनरिंग, क्योंकि जिम्मेदारी अब कौन ले रहा है जी। बच्चे आप ना, आपके ध्यान में एक सवाल आ सकता है कि सर पेमेंट तो 10 दिन के बाद होनी है, आज उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल पड़े ही सिर्फ 50 लाख हैं, तो वो तो पैसे निकलवा लेगा ऐसी की तैसी उसकी, भाई बैंक उसे पैसे निकलवाने ही नहीं देगा। बैंक उसके अकाउंट को ऐसा करेगा कि जब पैसे निकलवाने लगेगा, आप एटीएम पे जाते हैं ना बच्चों, उधर लिखा होता है वो एरर दे देता है, इस तरह का एरर आ जाएगा फौरन, वो अपने सिस्टम में कुछ इस तरह कर देंगे ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसने पैसे निकलवा लिए, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? हाँ, तो बैंक पागल है अपने पल्ले से पैसे दे, और समझे हो भाई ये नॉर्मली डिसऑनर नहीं होता जी। बाकी फिर एक्सेप्शन केसेस तो बच्चों होते ही हैं ना जिंदगी में, वो तो एक गुम्मी किया तो फिर अब क्या करें, वो तो एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्या हैं? नॉर्मली ये कभी भी डिसऑनर नहीं होता जी। चेक के बारे में आ जाए, चेक क्या एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है, निगोशिएबल है बच्चों? शाबाश, ओके सर। एक और सवाल आपसे पूछने लगा हूँ, ये पहले चैप्टर 3 में भी शायद पूछा था, टेस्ट में भी आया था। बताएं चेक सोर्स डॉक्यूमेंट है या नहीं? चेक सोर्स डॉक्यूमेंट वो होता है जिसकी बेसिस पे एंट्री करते हैं आप, जनरल एंट्री होती है भाई। आपने चेक दे दिया, आपने एंट्री नहीं करनी, आपने कहा जी रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट चन्न, किसी ने पैसे दे दिए, आपने कहा जी बैंक डेबिट सेल या जो भी हुआ, या क्रेडिट या जो है वो रिसीवेबल क्रेडिट। पे ऑर्डर बताएं सोर्स डॉक्यूमेंट है कि नहीं? इस बेसिस पे भी तो एंट्री होनी है ना, आपका बैलेंस कम या ज्यादा होना है तो लिख लें कहीं। बच्चों ये चेक वाला तो पहले भी आपको बताया हुआ है ना, पे ऑर्डर चेक, ये सारी चीजें क्या हैं गुड्डू? सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्या है बच्चों? और बात समझे हो, समझ रहे हो मेरी बात जी? आज बोला खुल के तू, पहले पीछे बैठता है ना, नजर सही आता है। इधर क्या है, सर में दर्द हो रही है? अल्लाह ताला आपको, नहीं सही है यार, होता है मसला अक्सर, मैं खुद पीछे बैठता होता था जी। लें सर जी। बच्चों ये सारी बातें हमने की हैं बच्चों, गलतियां किसकी बोलो शाबाश? कोई अपनी नहीं भाई, बिजनेस की जी, बिजनेस। अच्छा उसको सही करना है तो किस किताब में जाके करेंगे भाई? ये पकड़ाना जरा, गर्म पानी मिल सकता है जी? अच्छा जी। आप बच्चों क्या बैंक से भी गलती हो सकती है या नहीं, या मासूम है जी? बच्चों उनसे भी गलती हो सकती है, बैंक के अकाउंटेंट से भी क्या हो सकती है, गलती हो सकती है सर। कहता जी अच्छा अभी हम पढ़ के रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की हेडिंग किताब पे पढ़ लें एक दफा। डिफरेंस आते हैं, क्या आते हैं बच्चों? कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में क्या आते हैं भाई? डिफरेंस आते हैं जी। पहला हमने पढ़ा जी, गलती कर दी है किसने? बिजनेस के अकाउंटेंट ने। अब दूसरा पढ़ने लगे हैं, एरर कर दिया किसने? गलती कर दी किसने? कहता एनी अमाउंट इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय बैंक रेयर, कहता ये वैसे कम होता है, क्या होता है? बट में हैपन, कहता लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुने बहुत तवज्जो से। अब बच्चों हमने अपनी किताबों में एक चीज 10,000 की रसीद थी, हमने रिकॉर्ड कर ली, हमने अपना बैलेंस बढ़ाया, बैंक ने नहीं बढ़ाया, क्या करना पड़ेगा भाई? क्या हम खुद हम कम कर दें फिर खुद को? भाई हम क्यों कम करें भाई? अब बैंक को इन्फॉर्म करें, पहले 2 जिम्मेदारियां। आप बैंक को क्या करेंगे? सबसे पहले इन्फॉर्म करो ना, बैंक को कहो जी 10,000 का मसला है, ये सेट करें, इस अमाउंट को सही करें, तो बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैंक कहता है जी ठीक है जी, ये मेरी गलती है। अब मुझे बताएं, बैंक आपके पास चल के आएगा और आपकी कैश बुक में आके सही करेगा, फिर इसे क्या करेगा? वो अपने डॉक्यूमेंट को सही करेगा। किसको करेगा अपडेट? अपने डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट को अपडेट करेगा। किसे करेगा?
अब मुझे बताएं ये गलती किसकी है, मसला किसका है? क्या हमने खुद को सही करना है? वो तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम सही, मतलब हमने सही किया हुआ है खुद को जी। क्या एडजस्टेड कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत है? क्या करना क्या करना क्या करना? बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा बैंक ये सही कर देगा अपने डॉक्यूमेंट में जाके। लेकिन बच्चों एक मसला आ जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल जी 1 लाख रुपया आपकी किताबों में आ रहा है 100,000, बैंक की किताबों में आ रहा है 90,000। कितना? बैंक कहता है मैंने 90,000 देना, आप कहते हैं मैंने 1 लाख रुपया लेना है। सही है सर, दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया, क्या आ गया? मसला आ गया। क्या आ गया सर? मुझे बताएं अब आपको सही कहें या बैंक को सही कहें? हेलो, बैंक की गलती है, बैंक ने आपको 10,000 से बढ़ाया नहीं, आपने खुद को बढ़ाया हुआ है और आपने सही किया है। अब क्या करें? 10,000 का मसला आया, क्या आया बच्चों? 10,000 का क्या आ गया? अब ये नहीं करना कि सर हम भी अपने आप को कम कर लें तो वो 90,000 हो जाएगा, नहीं, ये मोंगी नहीं मारनी, हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं। अब ये करेंगे, अब इस 10,000 को रिकंसाइल करेंगे, बताएंगे लोगों को कि ये मसला क्यों आ रहा है। क्या ये मसला क्यों आ रहा है? और भाई बात समझे हो, बैंक के मुताबिक 90,000, आपके मुताबिक कितना? जी बोले, इधर देखें। अब आप बनाएंगे फिर बच्चों BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बच्चों? जब भी आपने दो अमाउंट्स को रिकंसाइल करना हो, दोनों आपस में बराबर ना हो, तो फिर दरमियान में कोई चीज आती है, उसको कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिकंसाइलिंग आइटम। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रिकंसाइलिंग आइटम। उसे क्या कहते हैं? रिकंसाइलिंग आइटम के लिए बच्चों हमेशा याद रखना आपके पास दो अमाउंट्स का होना जरूरी है। क्या है बच्चों? जी, एक होता है बैलेंस एज पर बच्चों, एज पर, पहला जी एज पर कैश बुक। क्या सर? एडजस्टेड कैश बुक। क्या बच्चों? एडजस्टेड कैश बुक आना चाहिए ना जी। ये है फॉर एग्जांपल जी 1 लाख, कितना बच्चों? और दूसरा बैलेंस एज पर, बोलें, ये कितना है जी? ये है जी स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है बच्चों? और ये क्या है? रिकंसाइल करने के लिए एक चीज को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया जाता है, दूसरी चीज को, आप देखो मेरी बात सुनो, इधर से मैं क्या कर दूंगा इसे, मेरे पास ये जवाब आ जाएगा, मेरे पास ये जवाब आएगा। मैंने करना है रिकंसाइल। क्या करना है? रिकंसाइल। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने एंडिंग पॉइंट की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? अब देखना पड़ेगा 10,000 का मसला क्यों। हम कहेंगे हमारी कैश बुक के अंदर एक अमाउंट ऐसी है 10,000 की, जो हमने रसीद रिकॉर्ड की और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन इस बैंक वालों ने इसके अंदर 10,000 को शामिल, लिहाजा ये BRS है। क्या है बच्चों? ये सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए है, इसकी एंट्री नहीं करनी 10,000 की। इस 10,000 की कोई एंट्री करनी है आपने, तो फिर बना क्यों रहे हैं भाई? जब ऑडिटर्स आते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, वो कहेंगे कि यार आपका बैलेंस इतना, इनका बैलेंस इतना, आप उन्हें एक रिकंसिलिएशन बना के दोगे। आप उन्हें कहोगे सर इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। अभी तो एक अमाउंट है ना, आपको बड़ा आसान लग रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कोई सैकड़ों अमाउंट्स होती हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आता है। वो फिर आप रिकंसिलिएशन किसको बना के देते हैं? बोलो जी, ऑडिटर्स को, जिसको जरूरत होती है कि सर ये देखो ये 10,000 का मसला है, ये इस वजह से है। और बात समझ आई है? ये बात समझ आती है? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर है, फिर बच्चे जरूरी तो नहीं है ना कि आपने बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये भी एक बंदे ने लाहौर से जाना है बच्चों कराची, किधर? कराची, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या बना? लाहौर। एंडिंग पॉइंट क्या बना? और ये सफर आपने तय किया, अगर कोई पूछेगा आप कहां कहां रुके फलां, ये आपके रिकंसाइलिंग आइटम्स बन जाएंगी। इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान जो चीज होगी बच्चों, वो क्या है? रिकंसाइलिंग आइटम। क्या बच्चों? रिकंसाइलिंग आइटम। ओके भाई जी, पूरी कर लेने दो बात अभी। फिर दूसरी बात जी, आपने अब कराची से आना है लाहौर। क्या बच्चों? तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा? कराची। एंडिंग पॉइंट क्या बनेगा? जब आप कराची से, अच्छा मैं इस तरह एग्जांपल देता हूं आपको आसानी समझ, ये इशारा है ना सामने, उमर, इशारा है ना सामने, आपने इधर से इशारे की तरफ जाना है।
ऐसे सीधा जाओगे ना, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए जाओगे ना, इशारे को हाथ लगा के आ जाना। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्लासरूम, और एंडिंग पॉइंट क्या है? दरमियान में जो सफर तुम तय करके मेरे भाई जाओगे वो, जी, अगर आप इशारे पे पहुंच गए, उधर आ जाना है फौरन, आप उधर पहुंचे, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अब आप इस तरह गए थे ना, इस तरह, अब आपने उधर से वापस इधर आना है। बात समझे हो? आप ऐसे मुंह करके जा रहे थे, अब आपने ऐसे जा रहे हैं सीधा, अब आपने रिवर्स उधर से इधर आना है। ये बात समझे हो कि नहीं समझे? ये मैं समझाना चाह रहा हूं। एडजस्टेड कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, क्या है? एंडिंग पॉइंट ये है। अब आपने 1,00,000 को 90,000 तक लेके आना है, 10,000 क्या हो जाएंगे? अगर मेरे मासूम, अब इस एग्जांपल को जहन में रखना है आपने, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बना बैलेंस एज पर, जी, ये कितना है बोलो जी, फिर दूसरा क्या होता है जी? कैश बुक नहीं कहना भाई, एडजस्टेड कैश बुक कहना है। ये है कितना? बताएं आप क्या करें? अब आपने इधर से इधर रिकंसाइल करना है, ए इधर, बताएं क्या करना है? बस ये रिवर्स हो जाना है। क्या हो जाना है बच्चों? सही है सर जी। सर आपने कहा था कि मतलब जब हम बैंक को बताएंगे, मतलब बैंक का इशू है, हम उनको बताएंगे तो वो क्लेम कर लेंगे, जब क्लेम कर लेंगे तो फिर सर बैंक रिकंसिल अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, बैंक तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में 3-4 दिन बाद जाके करेगा ये वाला काम, तो उस टाइम तो आप एग्री नहीं कर सकेंगे। इनका सवाल ये है कि सर देखें, जब बैंक जो है ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, टेम्परेरी डिफरेंस है। क्या है? बैंक अपनी गलती मान लेगा और हमें 1,00,000 तक ले आएगा, तो सर फिर ये रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत क्या है? अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आपको पता है क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं, इन क्लोजिंग बैलेंसेस को आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाना है। अब सवाल है 90,000 को लेके जाओगे 1,00,000 को, 1,00,000 को आप 1,00,000 लेके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ऑडिटर्स आ गए, ऑडिटर्स का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना कि अमाउंट सही आ रही है या नहीं। उन्होंने एविडेंस लेना होता है। क्या लेना होता है जी? ऐसे अंधाधुन नहीं, उन्होंने जब एविडेंस लिया, उन्होंने कहा जी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 90,000, आ गया बच्चों कन्फ्लिक्ट, उन्होंने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपका बैलेंस गलत है, तो मैनेजमेंट ने खुद को सही साबित करने के लिए ये रिकंसिलिएशन बना के दी। क्या दी? उन्होंने कहा सर जी हमारे मुताबिक है ये वाला बैलेंस, अब बैंक वालों के मुताबिक है ये वाला बैलेंस, ये 10,000 रुपए की एक रसीद है, ये देख लें हमारे पास इस रसीद का एविडेंस है, ये बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो ये देखो ये आ जाएगा, और अगर मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊं तो ये 10,000 इसमें से माइनस करूं तो ये आएगा। मसला 10,000 का है। मसला किसका है? ऑडिटर कहेगा ठीक हो गया जी, बिल्कुल 10,000 की रिकंसिलिएशन है। क्या है? सही है भाई, ये वजह होती है। बैंक आपको 4-5 दिन के बाद सही कर देगा, लेकिन आपका काउंटिंग पीरियड है जी 2024, ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर जी। बैंक को आपने इन्फॉर्म कर दिया, बैंक आपको करेगा जनवरी की 5 या 3 या 4 को जाके 2025 में, वो करेगा अगले काउंटिंग पीरियड में जाके आपको सही। बात समझ आई है? इसलिए आपको ना बीआरएस बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? अब मेरी बात सुन लो, एक छोटी सी बात आपको यह समझाना चाह रहा हूं बच्चों, अगर एक फॉर्म, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग ये है, अगर एक चीज इधर आपने नेगेटिव से लिखी है तो वही चीज जब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट चेंज होंगे तो आप पॉजिटिव से लिखेंगे। ये सही है ना? मैंने अभी एग्जांपल भी दी, इधर से इशारा, इशारे से इधर रिवर्स आना, ये वो, भाई बात समझ आई है? अच्छा, एक आपको ये बात समझ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर्मेट सब आपको इंशाल्लाह बताते हैं। जी अच्छा जी, अब इधर देखें जी बच्चों, एक तो होगी जी हम बिजनेस ने गलती की, दूसरा ये होता है कि गलती किसने की बोलो? बैंक ने। एक तीसरी किस्म भी है जिस वजह से दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है, वो ये है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना बैंक की गलती होती है और ना ही बिजनेस की गलती होती है, और ना ही बच्चों फिर क्या होता है? ये होता है बच्चों टाइमिंग डिफरेंस। क्या होता है जी? ये क्या होता है ये समझें जरा। आपने 31 दिसंबर ईयर एंड है, आपने 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को आपने एक चेक काट के दिया जी, किसको बच्चों?
अकाउंटेंट को कहा यार ये चेक ना सप्लायर को भिजवा दो। अकाउंटेंट भाई ने साइन शाइन किए, सब कुछ किया और चेक भिजवा दिया किसको? क्रेडिटर को। किसको भाई? जब अकाउंटेंट भाई ने चेक भिजवाया होगा तो उसने क्या कहा होगा? मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, और इसकी जिम्मेदारी भी यही बनती है। ऐसे ही है सर। अब क्रेडिटर के पास चेक गया, वो टाइम लगा, फिर उसके बाद क्रेडिटर जो था या तो उसने अभी तक चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में जाके, या दूसरी रीजन ये है प्रेजेंट किया तो वो काउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन किया। बैंक कहता है भाई अब 2-3 दिन तो लगेंगे ना, रश है आपके सामने, काउंटिंग क्या उसका नाम है, रश है, सारे इतना रश लगा हुआ है, 2-3 दिन तो हमें देना आप। अब मुझे एक बात बताएं, दोनों के बैलेंसेस में कन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आपने खुद को काम कर लिया है लेकिन बैंक ने खुद को काम, बताएं क्या करना पड़ेगा? और आप बिल्कुल ठीक है, आपको खुद को काम करना चाहिए था। ये डिसऑनर नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। बैंक कह रहा है मैं 2-3 दिन के बाद आपको कर दूंगा कम, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? अब क्या करना पड़ेगा? जब बैंक की तरफ से कोई भी मसला आएगा, सही है, आप जब अपनी जगह सही होंगे ना, फिर आपने एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनानी, फिर मसले को हल करने के लिए रिकंसिलिएशन बनानी है। क्या करना है बच्चों? इस तरह की चीज जब आप खुद को कम कर लेते हो, क्या कर लेते हो बच्चों? लेकिन बैंक आपको कम नहीं करता, आप उसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, यानी अभी जिसको चेक दिया उसने बैंक में जाकर प्रेजेंट ही। और ये देखें, ये तीसरी टाइप है, टाइमिंग डिफरेंस। क्या बच्चों जी? इस वजह से भी कंफ्लिक्ट आता है, जिसमें से पहला, इसमें दो ही है बस। एक है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स ये है, कहता चेक क्रेडिटेड बाय अस। क्या बच्चों? यानी हमने खुद को क्रेडिट किया तो अपना बैलेंस कम किया। कहता बट नॉट डेबिटेड बाय, लेकिन बैंक ने हमें कम, हम बैंक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा बैंक स्टेटमेंट में, हमारा कम हो रहा होगा। कहता चेक क्लियरिंग प्रोसेस में रिक्वायर कुछ दिन, सो डिफरेंस अराइजेज इन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कहता बिजनेस पास द एंट्री व्हेन चेक इज रिटन, ऐसे ही होना चाहिए ना जब चेक इशू। कहता वाइल बैंक का पास करेगा व्हेन सेम विल बी हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर एंड क्रेडिटर प्रेजेंटेड इनटू द, ये बात समझ आती? इसे कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? अब बिल्कुल इससे उल्टा अनक्रेडिटेड चेक्स। क्या बच्चों? अनक्रेडिटेड चेक्स नाम से ही पता चल रहा है। अनक्रेडिटेड, क्रेडिट किसने करना? बैंक ने ना। अनक्रेडिटेड का मतलब क्या है? बैंक ने हमें क्रेडिट, इसका मतलब हमने खुद को बढ़ाया होगा, डेबिट कर लिया होगा, बैंक ने हमें क्रेडिट। कहता चेक रिसीव्ड फ्रॉम, बोलो शाबाश, एंड डेबिटेड बाय बट नॉट प्रेजेंटेड इन द, लेकिन बैंक में अभी प्रेजेंट हमने नहीं किए। कहता यानी नॉट क्रेडिटेड बाय, जब हमने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए, क्या बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया होगा? बैंक ने खुद को क्रेडिट किया होगा। कहता सो डिफरेंस अराइजेज इन बिटवीन कैश बुक एंड, कहता बिजनेस पास द एंट्री ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। कहता बिजनेस ने तो एंट्री रिकॉर्ड कर ली होगी जब चेक आया होगा। कहता लेकिन बैंक विल पास एंट्री व्हेन सेम विल बी डिपॉजिटेड इनटू द फर्दर इन केस इट इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट। कहता फर्दर अगर ये रिसीव हुआ और उसी दिन आपने बैंक में जाकर जमा करवा दिया, यानी 31 दिसंबर, कहता फिर भी स्टिल देयर में भी डिफरेंस एज चेक क्लियरिंग प्रोसेस में टेक, कहता है चेक क्लियरिंग प्रोसेस में 1-2 दिन लग ही जाते हैं नॉर्मली। और भाई बात समझ आई? बात समझ आई बच्चों? ये एग्जाम्पल पढ़ लें, उसके बाद आपको टाइम दूंगा अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड को पढ़ने का। कहता बिजनेस रिसीव चेक ऑन 30 दिसंबर 2022, चेक रिसीव हुआ, बिजनेस के अकाउंटेंट को क्या एंट्री करनी चाहिए? अपने बैलेंस को बढ़ाना चाहिए कम। कहता वाइल चेक कब डिपॉजिट करवाया बैंक में जाके? भाई 6 महीने का टाइम था ना, आपने कहा करवा लेंगे कोई मसला नहीं जी, वो करवाया अगले काउंटिंग पीरियड में 3 जनवरी 2023 में। सो बिजनेस हैज रिकॉर्डेड द अमाउंट ऑन डेबिट साइड while same is not appearing on credit side of, as bank will record when the same will be, as bank will record when same will be, जब बैंक में डिपॉजिट करवाओगे बैंक तो तब करेगा। सो कहता है फॉर एग्जांपल 3 जनवरी, कहता सो एट द काइंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर 2022 डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? अराइज होगा। क्या होगा? ओके ये बात समझ आती? और बात समझ आती? अब आप इस तरह करें, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड को पढ़ें शाबाश, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड को पढ़ लें शाबाश, तसल्ली से पढ़ें जरा। पहले अनक्रेडिटेड को पढ़ें, अनक्रेडिटेड समझ आया तो अनप्रेजेंटेड उल्टा है इससे। बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अनक्रेडिटेड को आपने, यानी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया।
शाबाश शाबाश। अनक्रेडिटेड को पहले पढ़ना है। पढ़ लिया? यस सर। पढ़ लिया जी। अनक्रेडिटेड बताएं क्या होते हैं। बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अनक्रेडिटेड, जब भी डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट, अनक्रेडिटेड का लफ्ज आएगा तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से जी। फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेंगे ना, पहले बैंक एक दफा। अनक्रेडिट, किसने क्रेडिट नहीं किया, यानी इसका दूसरा छुपा हुआ मतलब इंप्लाइड ये है कि हमने खुद को डेबिट बढ़ाया, बैंक ने नहीं किया। अब मुझे बताएं, हमने बढ़ाया तो हमारा बैलेंस ज्यादा होगा ना। पेपर में ये भी सवाल आता है, कहता है अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, बताएं किसका बैलेंस ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा ना, एडजस्टेड कैश बुक का जी। बैंक ने हमें नहीं बढ़ाया, हमने खुद को बढ़ा लिया। अब क्या हमें बढ़ाना वाकई ही चाहिए था खुद को या नहीं? हाँ, बैंक मान गया है, बैंक ने माना है। बैंक ने ये नहीं कहा कि डिसऑनर है, बैंक ने कहा ठीक है सर जी 2-4 दिन का टाइम दे, हो जाएगा मसला हल। लेकिन ये है टाइमिंग डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बच्चों? कन्फ्लिक्ट आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? बीआरएस बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सर? बीआरएस बनानी। बीआरएस की कब बनती है, कोई बच्चा बता सकता है बीआरएस कब बनेगी? बीआरएस बनती है बच्चों, बहुत तवज्जो से बात, जब आप अपनी जगह सही हैं, बैंक का मसला है, या तो बैंक ने एरर किया या टाइमिंग डिफरेंस है बैंक के साथ, हमारा टाइमिंग डिफरेंस है या बैंक की गलती है, क्या बनेगा बच्चों? सर इसकी एंट्री कोई नहीं होती बीआरएस में आने वाली चीजों की। नहीं मेरे चांद, हम तो ऑलरेडी सही हैं। तो सर फिर बनाते क्यों हैं? आपकी बात का जवाब दिया था मैंने भाई, खुद को जस्टिफाई करने के लिए। खुद को क्या करने के लिए? अभी तो आपको एक आधी चीज इधर नजर आएगी ना कि एक चीज है सर वो तो पहले ही पता इतने का डिफरेंस आ रहा होगा। भाई बिजनेस के अंदर जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, ये ना बीआरएस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है प्रैक्टिकल ना, हर बिजनेस का बैंक अकाउंट है बच्चों, और पता नहीं कितने कितने हैं, उसमें डिफरेंसेस आते हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, फिर आपको सबको जस्टिफाई करना पड़ता है। बात समझे हैं? अच्छा, अब इससे उल्टा बच्चों, इससे उल्टा अनप्रेजेंटेड क्या है? उल्टा, यानी उधर था बैंक ने हमें बढ़ाया नहीं है ना, इधर क्या होगा बच्चों? हमने खुद को कम कर लिया, अनप्रेजेंटेड में बैंक ने कम नहीं किया। समझे सर? अब मुझे बताओ, पेपर में सवाल आएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, बताओ किसका बैलेंस ज्यादा है? हमने खुद को कर लिया कम, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा है। ओके बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जी। अब क्या करें हम? खुद को फिर जो हमने कम किया वो फिर रिवर्स कर दें? भाई हमने सही किया हुआ है, बैंक ने ये नहीं कहा ये परमानेंट डिफरेंस है, ये डिसऑनर, बैंक ने किया डिसऑनर नहीं, बैंक ने कहा सर 2-3 दिन के बाद में कर दूंगा। इसे कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। ओके बच्चों? अच्छा सर, अब क्या करें? बीआरएस बनाएं। फिर बीआरएस बनाएं सर, बीआरएस बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं ना लेक्चर को पॉज करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी ब्रेक के, 5 मिनट की ब्रेक के बाद। 1 मिनट सर, बच्चे नहीं उठे, तुसी उठ पे 2 मिनट जी, बच्चों से भी खा लें आप। एग्जाम टिप कहता फॉर द एरर, अभी पढ़ाने देना 2-4 मिनट जरा टॉपिक आगे। मैंने आपको फॉर्मेट सिखाना है अगले लेक्चर में, ठीक है जी? तसल्ली से जरा फॉर्मेट सीखते हैं जी। जी क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना। फॉर द एरर्स मेड बाय बैंक और एनी टाइमिंग डिफरेंस एडजस्टमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द, ये फिर आगे बातें भी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, कि असल में करना क्या है कि ये जुबानी कलामी करके कह दूं कि कर लिया हमने, बहुत छुट्टी करो, घर जाने आपने भूल जाना सारा कुछ जी। ये सारी चीजें किधर आनी चाहिए बताएं? बीआरएस। अगली बात, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर रिकॉन्सिलिएशन, कौन नहीं है वो, रिकंसिलिएशन पर्पस। कहता टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर, और आगे ये पेपर में सवाल आ जाता है, कहता जी देयर इज नो डबल एंट्री ऑफ आइटम्स प्रेजेंटेड इनटू द। आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना है तो याद रखना बीआरएस में आने वाली चीज़ों की कहीं क्लाइंट को ये ना कह देना जाके कि इसकी एंट्रीज करो, वो कहेगा भाई कि
मैं छोड़ो जी, समझ गए ना क्या कहेगा। हाँ जी, शायद उससे भी ज्यादा कुछ कह दे। यार इसको ये भी नहीं पता कि मतलब आप उससे लड़ पड़े, यार इसकी एंट्रीज करो, ये करो, अपना बैलेंस कम करो, अपना बैलेंस, वो कहेगा कि यार भाई कहाँ से उठ के आ गए हो जी। सम अदर नेम्स ऑफ, अब बात सुनना बच्चों, अभी ना सवाल के अंदर ना अनप्रेजेंटेड के कुछ और नाम भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाजा आउटस्टैंडिंग चेक्स किसे कहते हैं बच्चों, अनप्रेजेंटेड का नाम है दूसरा। चेक्स इशूड बट नॉट येट डेबिटेड फॉर पेमेंट, ये भी किसे कहते हैं बच्चों, अनप्रेजेंटेड को कहते हैं। किसे कहते हैं, याद रखना इसके दो नाम है जी। कहता सम अदर नेम्स ऑफ अनक्रेडिटेड चेक्स, कहता इसके काफी हैं, अनक्लियर्ड चेक्स ये आते हैं इस तरह, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनकलेक्टेड चेक्स, बैंक लॉजमेंट तो काफी इस्तेमाल हुआ है सवालों में, नॉट येट क्रेडिट, ये बैंक लॉजमेंट तो काफी इस्तेमाल हुआ है। कहता आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स भी इस्तेमाल होता है, और अनडिपॉजिटेड, अब इसको 2-3 दफा आपने पढ़ना है, क्या करना है, 2-3 दफा आपने क्या कर लेना है बच्चों, पढ़ना है, सही है जी। अच्छा इधर आ, इधर आ, कहता व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या बच्चों जी। कहता देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट टू री, ये सफा नंबर क्या था बताइएगा, 213। कहता देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट टू रिकंसाइल, इनको रिकंसाइल करने के लिए बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट जिसका नाम क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज और ये पेपर में सवाल आते हैं, बोल्ड किए हुए हैं, ये ऊपर वाली सारी बातें जो बोल्ड हैं। कहता दिस द, अच्छा आप मेरी बात सुने, पेपर में एक और सवाल आता है, कहता जी ये जो बीआरएस है, कहता ये बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट के साथ बनती है जी, ये कैश बुक का डॉक्यूमेंट है, एडजस्टेड क्या कौन सा है, आपने कहा ना ये सेपरेट डॉक्यूमेंट है, ये कब बनेगा, जब दोनों में डिफरेंस आएगा, सादा बात, रिकंसाइल करने के लिए। भाई एक बंदे आपने ना सुलह करवानी है किसी की, दोनों में लड़ाई हुई होगी तो सुलह करवाओगे ना, या क्या उसका नाम है ऐसे ही कह दोगे कि यार आओ मैं तुम्हारी सुलह करवाऊं, है एवं रोल प्ले करते जाना वो वाला जी, आओ आओ ताड़ी सुलह करवा जी, कि भाई लड़ाई हुई होगी तो सुलह करवानी है ना, या बिला वजह रोला डाल देना है। अगर दोनों में डिफरेंस ही नहीं आ रहा हुआ तो हमने बीआरएस बनाने की जरूरत है, मुझे बताओ बनेगी कब, जब दोनों में डिफरेंस आएगा बैंक स्टेटमेंट में। और जी कहता था बीआरएस इज अ सेपरेट स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन पर्पस, क्या है, कहता द बीआरएस आइडेंटिफाई, शनाख्त करती है, एंड रिकंसाइल कर, क्या करती है, एंड रिकंसाइल, रिकंसाइलिंग आइटम्स उसमें आती है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो होगा ना बच्चों, वो तो दिया है ना, वो तो होगा। अब आपने रिकंसाइल करना है द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड कैश बुक एंड बैलेंस एज पर, उसमें जो रिकंसाइलिंग आइटम्स आ रही होंगी ना उतने का ही डिफरेंस होगा, किसका, बैंक का, बैंक स्टेटमेंट का और कैश बुक का भी करते हैं आगे क्वेश्चंस। हु प्रिपेयर्स द बीआरएस, कहता था बीआरएस इज द कंट्रोल टूल, क्या है बच्चों, ये कंट्रोल टूल है, इससे पता चल रहा होता है जी कि कितनी रिकंसाइलिंग आइटम्स है। कहता फॉर द बिजनेस एंड बिजनेस हैज टू प्रिपेयर, ये बैंक नहीं आपको बना के देगा, कि बैंक को आप कहेंगे जी मुझे बना के दें बीआरएस, वो कहेगा जी ठीक है जी बहुत बढ़िया, भाई ये बनाएगा बिजनेस का अकाउंटेंट, कौन बनाएगा, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द अकाउंटेंट, क्या बच्चों। अच्छा अब ना इसके दो फॉर्मेट्स हैं, कितने हैं, एक में स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अगर ये स्टार्टिंग है तो एंडिंग क्या होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और बच्चों अगर स्टार्टिंग पॉइंट हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक, एडजस्टेड वाला, एडजस्टेड लिखना इधर, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा। अब इसमें दरमियान में चीजें इंशाल्लाह देखते हैं आके जी। सही सही वाला लेना है बैलेंस, बेटा आपने दोनों को रिकंसाइल करना है, क्या करना है, खामोश, आपने दोनों को रिकंसाइल करना है, तो आप अपना सही वाला बैलेंस लिख के रिकंसाइल करेंगे या आप भी गलत वाला बैलेंस लिख के रिकंसाइल करेंगे, फिर तो कभी भी मसला हल नहीं होगा। सिंपल है ना, आपके आप एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है जी, जो मैंने एग्जांपल दी थी कितना था, जो मैंने 3 एग्जांपल बनवाई थी, नहीं वो मैंने 3 एग्जांपल बनाई थी ना चन्न, इधर कर 87 था ना, 8700 किधर आ रहा है,
ये रहा। अब आपने रिकंसाइल करना है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो आप भी अपना गलत वाला बैलेंस उठाएंगे कि या आप अपना सही वाला बैलेंस उठाएंगे? बच्चों आपके पास अगर सही चीज़ है उसको उठाना है, गलत चीज़ को उठाना है? सही है ना। अगर आपके पास एडजस्टेड नहीं है तो पहले कैश बुक की मदद से एडजस्ट करें, फिर इस फॉर्मेट में लेके आए, वरना तो मसला ही नहीं हल होगा। वरना तो आपको यही नहीं पता होगा, बात समझे कि नहीं समझे, कि रिकंसाइलिंग आइटम्स कितने की हैं। सही है बच्चों, वरना तो मसला आ रहा होगा ना। इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, इन दोनों को रिकंसाइल करें, एडजस्टेड कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को। आपके मुताबिक बैलेंस कितना होना चाहिए? 85। इनके मुताबिक कितना है? तो रिकंसाइलिंग आइटम कितने की बनी बच्चों? 200 की। कितने की बच्चों? और अगर आप इसको उठाते हैं, इसको, तो फिर तो बनी 300 रुपए की, जो कि गलत है। क्या है बच्चों, बात समझ आई? हमेशा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आया करेगा, हमेशा, ऑलवेज। जी रुक जी, ठीक है जी।